Very good afternoon to you all. Welcome to Job Grade IAS. Today, we will discuss one more important topic of the modern Indian history, that is Government of India Act 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 से पिछली साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था. दैट वाज वेरी सिंपल. तो कई बार ऐसा होता है कि व्हेनेवर यू स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो आप कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हो और जो इजी प्रोविजंस होते हैं वो कई बार मिस आउट हो जाते हैं. तो यहाँ पर वी विल हैव अ मिक्सअप ऑफ बोथ कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होंगी, कुछ इजी चीज़ें भी होंगी, जिससे आपको इजीली फैक्चुअल फॉर्म में वो याद हो जाएगा. ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हम बात करते हैं. ये जो एक्ट है ये क्यों आया था? सबसे पहली बात कि इस एक्ट को लाए क्यों. इससे पहले और भी एक्ट थे. जो मेन जो एक्ट थे, एक था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 और उसके बाद 1935. इंडियंस को ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाए, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएं. ठीक है. और ये एक्ट्स इसीलिए लाए जा रहे हैं. इस बीच इंडियंस को कुछ रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, कई बार सारे रिफॉर्म्स ही उन्हें गलत लग रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से. तो अलग अलग मूवमेंट लॉन्च हो रहे हैं. ठीक है. और 1935 में जब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है. तो कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही एक सीढ़ी बाई सीढ़ी है ना, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट्स है. फिर भी इसकी जो डेवलपमेंट्स है, इसकी जो रूट्स है, वो देखी जाती है कि भाई साइमन कमीशन रिपोर्ट, आपकी साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन 1928 में आया था. ठीक है. सारा इंसिडेंट्स आपको पता है. व्हाइट कमीशन भी बोलते थे. कोई भी इसमें इंडियन नहीं था. ये अपनी रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट में रिकमेंड करता है कि इंडियंस को अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कराने हैं तो उन्हें लंदन इनवाइट करना पड़ेगा, टेबल पर बैठकर बात होगी. इनने रिकमेंड किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी. 1930 से 1932 में. ठीक है. और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में 1933 में जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1933 के आसपास, वो कह देती है कि हाँ एक वाइट पेपर लाया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसमें इनेक्ट किया जाए, इंडियंस की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए. ठीक है. तो दीज वर दी बेसिक रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अच्छा, इस बीच बहुत सारी और भी चीजें हो रही है. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बीच में गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा है. 1933 तक आते आते उन्होंने अपने आप ही इस मूवमेंट को बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी पावर नहीं बची थी उस टाइम मासेस में कि और आगे वो कर सके. ठीक है. एक चीज याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा इससे अलग बता रहा हूँ. गांधी जी का ये बिलीव था कि जो जनता है, जो मासेस है, उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक आंदोलन में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मास मूवमेंट बहुत लंबे तब समय तक सस्टेन नहीं किया जा सकता. एक पीक आए और उसको आप धीरे धीरे छोड़ दें. रीज़न क्या होता है कि जब एक मास मूवमेंट लंबा चलता है, धीरे धीरे उसकी ग्रिप लूज होने लगती है, तो सामने वाली अथॉरिटी जिसके खिलाफ आप ये मूवमेंट चला रहे हो वो उसे दबाने लगती है. तो आपकी एक साइकोलॉजिकल डिफीट हो जाती है इसमें. ठीक है. तो यहाँ पर भी जो सत्याग्रह था उसको इतना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, और इस बीच ब्रिटिश ये लेजिस्लेशन ले ही आते हैं. अब यहाँ पर जो गांधी हैं वो कंप्लीटली अलग हो जाएंगे. ठीक है. वो एक सोशल वर्कर की तरह काम करेंगे. ही इज नो मोर अ पॉलिटिशियन नाउ. ठीक है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस टाइम पर लाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बिकॉज गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन हरिजन उद्धार, है ना, अस्पृश्यता के खिलाफ वो लड़ रहे थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो ही वॉज फाइटिंग. ठीक है. तो दिस वॉज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस सच एक्ट. तो क्या इसके फीचर होंगे? तो पहला फीचर था इसका
ये इंडिया एक फेडरेशन होगा। इंडिया क्या होगा? एक फेडरेशन होगा। ठीक है, इस फेडरेशन में कौन कौन होगा? इस फेडरेशन में होंगे एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस, जैसे पंजाब, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे सेंट्रल प्रोविंस, जैसे बंगाल। ठीक है, ये सारे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में थे। प्लस और कौन होगा? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जैसे रजवाड़े, रियासत जो थी, जैसे राजपूताना एक रियासत थी, जैसे जूनागढ़ एक रियासत थी, जैसे हैदराबाद एक रियासत थी, ये मिलकर बनाएंगे फेडरेशन। अब इस फेडरेशन में क्या कहा गया कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, आपके जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, इनका फेडरेशन में होना है कंपलसरी। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये चाहे तो फेडरेशन में रहें या ना रहें। ठीक है, इस इनके लिए आप जो था कंपलसरी नहीं था, नॉट कंपलसरी फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, दोबारा देखो, फेडरेशन है इंडिया का, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेट्स हैं। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कंपलसरीली फेडरेशन में रहना है, और प्रिंसली स्टेट्स इनके लिए कंपलसरी नहीं है। बट बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बिकॉज दैट टाइम डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज ग्रोइंग। ठीक है, 1935 में पाकिस्तान का एक नाम भी आ गया था, एक अवधारणा भी आ गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग बार बार इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ स्टेट्स में भी डिलेमा था कि आए या ना आए, तो ये फेडरेशन मेटेरियलाइज हो नहीं सका। ठीक है, ये फेडरेशन कभी बन नहीं सका। उसके बाद आगे कुछ रिफॉर्म्स आए थे, जिसके बाद आपने इंडिया को एज अ यूनिट जो था बनाया था, उसको हम आगे देखेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जो फेडरेशन ब्रिटिश ने जो बनाया है, उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है। तो देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अभी वाला, ठीक है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है। तो आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी 3 लिस्ट होती है जब आप पढ़ते हो डिवीजन ऑफ पावर्स में। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यहां पर भी 3 लिस्ट है। फेडरल लिस्ट, वो इसमें वो सब्जेक्ट होंगे जिसपे जो सेंटर जो है वो कानून बनाएगी, सेंटर अपने लॉज बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट, वो सब्जेक्ट जिन पे सेंटर और प्रोविंस दोनों ही लॉज बना सकते हैं। थर्ड इज प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट मतलब प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट होंगे, जिन पे प्रोविंसेस केवल कानून बना सकते हैं, ये दोनों नहीं बना सकते। फेडरल जो है सेंटर नहीं बना सकते। ठीक है, तो दिस वाज द डिवीजन ऑफ पावर। यहां पर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई थी। अब इसका मतलब समझो कि हमारा 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उन्होंने डायआर्की लगाई थी प्रोविंस में। और उस डायआर्की के थ्रू 2 तरीके के सब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए थे। एक थे ट्रांसफर्ड, और एक थे रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के पास थे, और ये जो सब्जेक्ट्स है ट्रांसफर्ड, ये इंडियन अथॉरिटीज को दिए ना। यहां पर देखने की बात है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जिससे एक स्टेट रन हो सकता है, वो सारे ब्रिटिश ने अपने हाथ में रख लिए। अल्टीमेटली ब्रिटिश ही डोमिनेट कर रहे थे। तो 1935 में रिफॉर्म करते हुए स्टेट में से इस
रूल को हटा दिया गया, डायआर्की को हटा दिया गया। ठीक है, यहां पर गवर्नर जो था बेसिकली हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव था, जैसे आज होते हैं गवर्नर। ठीक है, हालांकि नॉमिनल हेड होते हैं बट हेड होते हैं। यहां पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी जो गवर्नर को एडवाइस करती थी लॉ मेकिंग में। आज भी उसी तरीके से होता है ना, राज्यपाल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस करती है। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी इनको कौन कंट्रोल करता था? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो देखो आज बिल्कुल सेम वही चीज हो रही है। आपके स्टेट में इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, उस विधानसभा के इलेक्शन में आप क्या चुनते हो? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक लोग चुनते हो आप। अब ऐसा नहीं है कि विधायक एक बार किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए तो वो मनमानी करते हैं, नहीं। जो हाउस होता है, विधानसभा होती है, उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका भी काम करने का तरीका होता है। ठीक है, और उस तरीके को इंप्लीमेंट कराने वाले कौन होते हैं? स्पीकर, जो सभापति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, नॉट सभापति, अध्यक्ष जो होते हैं विधानसभा के, वो क्या करते हैं कि पूरा डेकोरम मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हो रही है वो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रही है। और इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से खोलते हैं, पॉलिटिकल एंगल से खोलते हैं कि लेट अस सपोज बीजेपी और कांग्रेस की एक कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, एक गठबंधन की सरकार आ गई, और अब वो गठबंधन की सरकार कहाँ बैठी है? विधानसभा में बैठी हुई है। मान लो कि सरकार जो है वो, उसमें ज़्यादा जो एमएलए हैं वो थोड़े बीजेपी के ज़्यादा हैं, ठीक है, कांग्रेस के थोड़े कम है। तो इस बीच ये गठबंधन सुनिश्चित करता है कि ये जो सरकार में जो मिनिस्टर बैठे हैं इन पे कंट्रोल लेजिस्लेचर रखे, है ना। पॉलिटी में आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यही सिस्टम आज हमारे स्टेट्स में है। ठीक है, कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर कंट्रोल रखती है। यहाँ पर एक चीज नेगेटिव थी जो थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती थी। ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ राष्ट्रपति का शासन लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, बट वो एक अलग डिबेट है कि प्रेसिडेंट रूल को कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, उस टाइम क्या होना चाहिए, हम उसमें नहीं जाएंगे, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है। डायआर्की एट द सेंटर। अब जो डायआर्की आपने स्टेट्स में से हटाई थी, जो आपने स्टेट्स में से हटाई थी वो आपने सेंटर में लगा दी। और कैसे लगाई? वही दो सब्जेक्ट, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब रिजर्व सब्जेक्ट में वही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, जस्टिस, टैक्सेशन, पुलिस, पावर, पावर रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स, ये सारे ब्रिटिश ने अपने पास रखे थे। ठीक है, और बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये उन लोगों को दिए जाने थे बेसिक जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाएंगे। ठीक है, मोटा मोटी ब्रिटिश ने ही अपने पास रखे थे। दूसरा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, मैं थोड़ा सा आपको इसको पीछे ले जाता हूं कि यहां पर रिजर्व सब्जेक्ट्स है, इनको गवर्नर जनरल, है ना, ब्रिटिश ने ही अपने कंट्रोल में रख लिए। गवर्नर जनरल इसको कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ हिज 3 काउंसलर्स, 3 काउंसलर। इन काउंसलर्स को भी गवर्नर जनरल ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, दीज 3 काउंसलर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल, एंड ये जो काउंसलर्स होंगे इनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मामला ब्रिटिश लोगों के हाथ में गया। दूसरा, यहां पर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जैसे इसको भी गवर्नर जनरल ही एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मिनिस्टर्स जो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इंडियंस वर अगेन डीलिंग विद द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ओके, यहां पर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे इसमें जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए वो थे आपके हेल्थ, आपके फॉरेस्ट, लोकल गवर्नमेंट, नगर पालिका होती है, पंचायत होती है, सैनिटेशन जो साफ सफाई के मुद्दे होते हैं। अब यहाँ पर गवर्नर जो था इनको स्पेशल पावर्स थी, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे उनको कभी भी दूसरी लिस्ट में भेज सकते थे, रिजर्व लिस्ट में भेज सकते थे। मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट
तो क्यों ना उसे रिजर्व में रख दिया जाए। ठीक है, चलो। दूसरा, इनमें इंटरफेयर भी गवर्नर कर सकते थे। तो आप देखो कि एक ही सब्जेक्ट हमारे पास इंडियंस के पास बचा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, उसमें भी जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, वो अपना इन्फ्लुएंस कभी भी डाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहां पर आई, अच्छा इसको ना आप और अच्छे से पढ़कर समझना थोड़ा सा, बिकॉज ये कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं है, काफी बड़ा एक्ट है। ठीक है, आप देखो गवर्नर जनरल जो है, इनके पास स्पेशल पावर है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। कुल मिला के आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि इंडियंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम पे कम से कम पावर दी जाए, और आगे तक रूल हमारा चलना चाहिए। ठीक है, वो तो गनीमत थी कि 1935 के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ब्रिटिश वीक हो गए, और वीक होने के बाद जब आज़ाद हिंद फौज हरकत में आई, तब अब हमने अपने मन मुताबिक उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करवा लिए थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडियंस की साइड में नहीं थे। ठीक है, आप देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, गवर्नर हैड स्पेशल पावर्स टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एक और फीचर। ऑब्वियसली यहां पर एक फेडरल असेंबली होगी, लोअर हाउस, जैसे आपकी आज लोकसभा होती है। दूसरी होगी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, जैसे आज आपकी राज्यसभा होती है। ठीक है, अब दोनों ही हाउसेज में, जैसे चाहे वो आपकी फेडरल असेंबली हो, चाहे वो आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, दोनों में प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। दोनों में प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बट ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये प्रिंसली स्टेट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, ये नॉमिनेटेड होंगे। इनको नॉमिनेट कौन करेगा? जो प्रिंसली स्टेट्स के किंग है, जो रजवाड़ों के जो राजा हैं, वो इनको क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, nominated by the rulers. These representatives were to be nominated by the rulers. Next, यहां पर जो ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट्स के तो आपके पास आ ही गए, दूसरे यहां पर ब्रिटिश इंडिया से आएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये भी आएंगे यहां पर। और ये जो ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ये इलेक्टेड होंगे। सारे क्या होंगे? इलेक्टेड। ये होंगे आपके नॉमिनेटेड, जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। दोबारा याद रखना, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं हमारे दोनों असेंबलीज में, चाहे वो फेडरल असेंबली हो चाहे वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो, दोनों इलेक्टेड होंगे। और यहां पर जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं वो सारे नॉमिनेटेड होंगे, और नॉमिनेट करेंगे किंग, रजवाड़ों के राजा। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप हो जाता है, क्योंकि जब इसके बाद 1937 में चुनाव हुए थे, तो हमारे ब्रिटिश इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव्स आए और अच्छी जीत के साथ आए, और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए थे। वो बात अलग थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, अपनी पोस्ट को उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने बिना पूछे एक डिक्लेरेशन कर दी थी, बिना इनसे पूछे डिक्लेरेशन कर दी थी कि इंडिया हमारा वॉर में सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई द रिजाइंड। तो बाय द वे एनीवेज, ये जो है इलेक्टेड ही होंगे, जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप उस पर भी आप भी एम्फेसाइज करें। अब यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे भी होंगे जिनको गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, जैसे आज आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं, राज्यसभा में कितने आते हैं? आई थिंक
12 आते हैं जो अलग अलग फील्ड से होते हैं, साइंस एंड टेक, लिटरेचर से जो मेंबर्स आते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल भी नॉमिनेट कर रहा है, वही सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से आया है। यहाँ पर कुछ जगहों पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स आई थी। देखो, प्रोविंस होते हैं हमारे, उस टाइम प्रोविंस होते थे, आज होते हैं स्टेट्स। तो प्रोविंसेस में, स्टेट्स में क्या होती है आपकी, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहां पर भी क्या होगी आपकी, प्रोविंशियल असेंबली, और यहां पर क्या होगी कुछ स्टेट्स में प्रोविंशियल काउंसिल्स। याद रहेगा, जो प्रोविंशियल असेंबली और प्रोविंशियल काउंसिल्स का जो कंसेप्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। अब उन प्रोविंसेस को हम स्टेट्स बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर कुछ स्टेट्स में आ गई, मतलब उन स्टेट्स में प्रोविंशियल असेंबली भी थी और प्रोविंशियल काउंसिल्स भी थी। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोविंसेस में, कुछ प्रोविंसेस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी, जिसमें क्या थे, प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये स्टेट्स कौन कौन से थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यहां पर बाई कैमरल स्ट्रक्चर आया था। क्लियर? एक फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिससे आपके इनके डिस्प्यूट जो है, चाहे वो प्रोविंसेस और फेडरेशन के बीच हो, चाहे वो प्रोविंसेस प्रोविंसेस के बीच में हो, वो सारे कहां पर रिजॉल्व होंगे, दिल्ली में। आज आप देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है, स्टेट और स्टेट के बीच में होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट और किसी बेसिकली सिटीजन के बीच में कोई विवाद होता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसी तरीके से फेडरल कोर्ट उस टाइम वहां पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, इस एक्ट में बताया गया था कि दिल्ली में होगा। समझ आ गया आपको? कंसेप्ट ऑफ हाई कोर्ट जो था फेडरल कोर्ट से पहले का है। समझ रहे हो? इस चीज को याद रखना। ब्रिटिश ने जो हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो हाई कोर्ट्स जो है बेसिकली उनका कोई एक स्ट्रक्चर फिक्स नहीं किया गया, क्योंकि वो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। सुप्रीम कोर्ट तो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, बट हाई कोर्ट्स को थोड़ा सा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन तरीके से उसमें पढ़ाया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट्स यूज्ड टू एग्जिस्ट इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, आप तो ये याद रखोगे कि फेडरल कोर्ट जो था, ठीक है, वो कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, दिल्ली में। याद रहेगा? ठीक है, हाई कोर्ट का कंसेप्ट वाज डिफरेंट। अब यहां पर कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किए। एक तो सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। इट वाज द ओल्ड प्रॉमिस ऑफ, इसके काफी अगेंस्ट भी थे लोग, क्योंकि सिंध वाज अ मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट और उसको आपने बॉम्बे से निकाल दिया, मतलब मुस्लिम्स को यहाँ पर आपने पूरी ऑटोनॉमी दे दी। मतलब एक तरीके से जो मुस्लिम डिमांड थी कि हमको जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है, जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर ऑटोनॉमी मिल जाए, हमारा रूल वहाँ पर आ जाए, वो आपने दे दिया इनको। आप देखो एक ऐसा भी स्टेट, ऐसा भी एक इवेंट हो ही गया कि सिंध जो था आज पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, इवन नॉर्थ वेस्ट वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो भी आज पाकिस्तान में ही है, जिसको खैबर पख्तूनवा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने वहां पर ऑटोनॉमी दी थी। दूसरा, बिहार और उड़ीसा को, दोनों को अलग कर दिया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, क्योंकि बिहार और उड़ीसा मिलकर के बहुत ही बड़ा एक एरिया बना लेते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से उनको अलग कर दिया गया। बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इवन द बर्मा यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। बर्मा इंडिया का पार्ट होता था। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वैसे ही गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बर्मा के लिए भी 1935 में एक्ट बनाया था। हुआ ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बर्मा इंडिया में था तो बर्मा को कैप्चर करती है काफी, जब वो अपना कंसोलिडेशन कर रही होती है इंडिया में। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे कि शुरू में पढ़ोगे, एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर में बर्मा को ये जीत लेते हैं।
उसके बाद धीरे धीरे एक तरीके से बर्मा में ब्रिटिश लोग ही एक स्यूडो नेशनलिज्म फील करते हैं कि बर्मा के लोग अलग हैं, इंडिया के लोग अलग हैं। तो यहाँ पर बर्मा के लोगों के लिए उन्होंने अलग एक्ट बनाया और बर्मीज पीपल को एक अलग से नेशनल फीलिंग दे करके सेपरेट कर दिया इंडिया से। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे। Aden was separated from India and made as a crown colony। कि अदन जो था, अदन का जो राज्य था, उसको इंडिया से अलग करके ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी ही बना दिया गया। ठीक है, दूसरे जो डेवलपमेंट हुए, मतलब कोई पूछता है कि ब्रिटिश क्या देकर गए, तो सर एक आरबीआई हमको देकर गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देकर गए। व्हेन यू स्टडी द इंडियन इकोनॉमी, आप पढ़ते हो कि आरबीआई कब आया था, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो आरबीआई ब्रिटिश लोग देकर गए थे। हमको फेडरल रेलवे अथॉरिटी वो देकर गए थे। ठीक है, कि जिससे रेलवेज का जो मैनेजमेंट है उसकी एक टॉप मोस्ट बॉडी ये होगी और यही सबको मैनेज करेगी। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एक्ट के थ्रू जो इंडिया होगा उसमें रिक्रूटमेंट कैसे होंगी, तो आपके 3 पब्लिक कमीशन होंगे। एक तो जेपीएससी होगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हु इज लिटर नोन एज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे उत्तर यूपीपीसीएस, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इस तरीके से ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कंसेप्ट जो क्लियर किए थे वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक बार थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो हम वापस से गो थ्रू इसको कर लेते हैं। देखो 1935 में आते हैं, 3 रीजंस मैंने इसको आपको बताए, मेन रीजन साइमन कमीशन की रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड व्हाइट पेपर पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933। क्या इसके फीचर्स थे कि इंडिया एक फेडरेशन होगा, इस फेडरेशन में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होंगे, प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कंपलसरीली फेडरेशन में आना ही होगा और प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है। हाउएवर इट कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली बात करता है कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पर होगा। 3 तरीके की लिस्ट थी, फेडरल, कॉन्करेंट एंड प्रोविंशियल, जहां पर कानून बना सकते थे। अब प्रोविंसेस में जो ऑटोनॉमी थी वो आपने दे दी थी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। जो डायआर्की की प्रोविजंस थे उनको खत्म किया और डायआर्की को सेंटर में आप लेकर आए। ठीक है, तो यहां पर स्टेट्स में क्या स्ट्रक्चर लेकर आए, गवर्नर वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइज द गवर्नर, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर कंट्रोल्ड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो आज भी होता है। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सस्पेंड भी कर सकती थी। सेंटर में डायआर्की, 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, रिजर्व सब्जेक्ट्स ब्रिटिश के पास रहे, है ना, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे इंडियंस के पास रहे, उसमें भी गवर्नर जनरल जो थे अपना इंटरफेयर कर सकते थे। ठीक है, आप डिटेल में बाद में पढ़ लेना। सब्जेक्ट्स देख लो, रिजर्व सब्जेक्ट्स डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, जस्टिस, टैक्सेशन, पुलिस, पावर, रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो फॉरेस्ट, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, सैनिटेशन एक्सेट्रा। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। कुछ प्रोविंसेस में प्रोविंशियल असेंबली एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स। रीऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखा है, दूसरे डेवलपमेंट्स भी अभी हमने देखे, आरबीआई दिया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दिस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन सॉरी, एंड फेडरल रेलवे अथॉरिटी, अपेक्स बॉडी फॉर द रेलवेज। तो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक बार आप इसको और अच्छे से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे पढ़ना, एनालाइज द PYQs, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स काइंडली सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।